हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा चर्चा करने के लिए वो रहने वाला है रासायनिक समीकरण 1.1। आपकी एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नंबर 1.1 रासायनिक समीकरण पर आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। समझ लेते हैं पहले रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। परिभाषा लिख रखी है, वह समीकरण जो अभिकारक तथा उत्पाद के रूप को प्रदर्शित करता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या फिर रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है ये, तो आपको याद रखना है वह समीकरण जो अभिकारक तथा उत्पाद के रूप को प्रदर्शित करता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको थोड़ा सा समझते हैं क्रियाकलाप 1.1 से। पार्ट 1 के अंदर मैंने क्रियाकलाप 1.1 को समझाया था आपको। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में क्रियाकलाप 1.1 खोल सकते हैं। अगर उसको अपन वाक्य रूप में देखें यानी सेंटेंस के फ्रेम में देखें, सेंटेंस फॉर्म में देखें, तो क्रियाकलाप 1.1 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन यानी जलाया जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे क्रियाकलाप 1.1 को वाक्य रूप में। लेकिन इसे ही शब्द समीकरण रूप में अगर लिखा जाए, यानी शब्द समीकरण रूप में लिखा जाए, शब्द समीकरण की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। तो अगर शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो हमारे को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस केस के अंदर हमने इसको वाक्य रूप से शब्द समीकरण में चेंज कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आया, मैग्नीशियम यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक का काम करते हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर कौन है, अभिकारक है। और दूसरी तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद जो बनता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है उत्पाद। ये तो हमने सरल तरीके से वाक्य रूप से शब्द समीकरण में इसको परिवर्तित करके देख लिया, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण की। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले रासायनिक समीकरण में आपको एक अभिकारक शब्द जो है वो परेशान कर रहा होगा और एक उत्पाद जो शब्द है वो परेशान कर रहा होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। कभी कभार अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको हर एक शब्द की डेफिनेशन लिखवाना समझता हूं जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे इस वाली रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो ये अभिकारक के रूप में काम करेंगे। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या होंगे, इसके उदाहरण पिछले वाली अभिक्रिया से, है ना। दूसरी बात आती है उत्पाद की, कि उत्पाद किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे इस वाली समीकरण पे चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने लिख भी रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। और अभिकारक समझ लिया, उत्पाद समझ लिया। तीसरी बात आती है तीर का निशान। तो इस तीर के निशान को भी समझ लीजिए। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये तीर का जो सिरा होता है ना, ये वाला जो तिकोना सिरा जो होता है,
ये किसके लिए होता है? उत्पाद की ओर होता है। ये हमेशा, ये जहां भी होगा वो उत्पाद की ओर होगा। और ये भी समझ लीजिएगा कि तीर का सिरा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो अगर अपन इस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करें तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है लेफ्ट टू राइट हो रही है। ये क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट हो रही है। आपने पढ़ा होगा एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कक्षा 9 में अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो दोनों तरफ होती हैं, यानी लेफ्ट टू राइट भी होती है और राइट टू लेफ्ट भी होती है। जैसे कि पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पानी से बर्फ भी बन जाता है और बर्फ से पानी भी बन जाता है। तो जो क्रियाएं दोनों तरफ होती है ना, दोनों दिशाओं में, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में होती है ना। तो तीर का निशान ये बताना होता है उत्पाद की तरफ। तो आपने यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें जानी। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और तीर का निशान जाना आपने किस लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कंप्लीट करा। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और जान पाते हैं रासायनिक समीकरण का। अब अपन ने देखा कि रासायनिक समीकरण को हमने शब्द रूप में लिखा। इसको और सरल रूप में अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले वाक्य था अपने पास, वाक्य को अपने शब्द में कन्वर्ट करा इस तरीके से कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से अपन ने कन्वर्ट करा। लेकिन हम इसको और सरल कर सकते हैं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से। मैग्नीशियम ना लिखकर हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दें Mg, ऑक्सीजन ना लिखकर हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दें O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखकर हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दें MgO। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितना संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा हो जाता है ये चीज जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन इतना बड़ा लिखते हैं, उसकी जगह अपन इतना सा भी लिखकर काम चल सकता है अपना। तो मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO2। तो ये एक रासायनिक समीकरण लिखना कुछ इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से। जब हम ये सीख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है या फिर हम लिख कैसे सकते हैं, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की। प्रश्न आपके सामने ऐसे आएगा, वाक्य रूप में प्रश्न आएगा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य रूप को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए, है ना। तब आपको रासायनिक समीकरण में लिखना होगा। और मैंने आपको भलीभांति रूप से समझाया कि किस तरीके से आप रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। जब अपन रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं उसके बाद हमारे पास 2 बातें आती हैं। कितनी बातें आती हैं? 2 बातें। जब हम रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं उसके बाद हमारे पास 2 बातें आती हैं। एक बात आती है संतुलित समीकरण की और एक होती है असंतुलित समीकरण की। या हम इसे कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की और असंतुलित रासायनिक समीकरण की। आप बोलेंगे सर अभी अभी तो हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा है और अब ये कौन सी दूसरी बला आ गई कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तब समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कि अपने पास एक रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है, तो यहाँ पर तीर का जो निशान है इसके बाईं ओर और दाईं ओर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या जब समान होती है ना, मान लीजिए यहाँ पर Mg और O2 इन दोनों तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है वो मान लीजिए 2 है और यहाँ पर भी MgO की 2 है, तो ये संतुलित समीकरण कहलाएगा, है ना। और असंतुलित समीकरण तो आप समझ ही गए होंगे। अगर Mg प्लस O2 की परमाणुओं की संख्या मान लीजिए यहाँ पर 3 है और MgO की परमाणु की संख्या मान लीजिए 2 है,
तो यहाँ पर काम नहीं बनेगा, है ना। जैसे मैंने Mg प्लस O2 गिव्स MgO की यहाँ पर तुलना कर रखी है, इसको अपन परीक्षण करते हैं कि देखते हैं कि ये वाला जो रासायनिक समीकरण है संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो देखिए बाएं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले बाएं और एक तो Mg दिख रहा है अपन को, ये लिख दिया Mg, और एक दिख रहा है O। अच्छा Mg कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, 1 ही तो है Mg। और O कितना, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2, ये दिख रहा है 2, ठीक है। और दाएं ओर पर चर्चा करें तो Mg यहाँ पर है 1 और O है यहाँ पर 1। तो देखिए Mg बाएं ओर 1 है, दाएं ओर 1 है, चलिए ये तो समान है। O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये समान नहीं है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो क्या है, असंतुलित है। ये जो रेड एरो है वो ये बता रहा है कि ये असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित है। अब देखिए ये जरूरत क्यों पड़ी हमारे को, इस बात को समझिए कि हमारे को संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। क्या महत्व है संतुलित समीकरण का। हम काम चलाने का बात आती है, जहां तक काम चलाने की बात आती है तो वो तो हम असंतुलित समीकरण से भी चला सकते हैं, नहीं चला सकते क्या। संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्या इस समीकरण में कोई कमी है क्या। हाँ है, इसमें बहुत बड़ी कमी। क्या कमी है, संतुलित समीकरण का क्या महत्व है, इसको अपन समझते हैं। देखिए आपके बुक में एक टॉपिक आता है 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। कभी कभार डायरेक्ट इस टॉपिक को प्रश्न बना दिया जाता है कुछ इस तरीके से, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखो। तब बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि टीचर उनको समझाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, मतलब बोल बोल के समझाते हैं, लिखवाते बहुत कम है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी ही दिमाग से जो उसने सीखा होता है वो लिख कर आता है। लेकिन वहां पर जब बोर्ड के अंदर हम लिखते हैं तो वहां पर सटीक लैंग्वेज चाहिए होती है, एक सुसज्जित लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे पास। तो इसलिए ही मैं हर एक प्रश्न का आपको लिखावट देता हूं, यानी कि उत्तर देता हूं, सटीक उत्तर देता हूं, ताकि आप वो का वो याद करें, है ना। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखो। तो इसमें आप सबसे पहले अपने उत्तर में लिखेंगे, अगर बोर्ड में ये प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। सबसे पहले आप संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे, देन उसके बाद समझाएंगे कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम आप जानते होंगे, इसके अनुसार ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान का सिर्फ संरक्षण हो सकता है ना। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया और ये उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। इसके अनुसार, किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही द्रव्यमान कम होता है या नष्ट होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसका लेफ्ट वाला यानी LHS और RH दोनों में द्रव्यमान की संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए। और द्रव्यमान कब समान होता है, और वह तभी संभव है, द्रव्यमान कब समान होगा LHS और RH में, ये तभी संभव होता है अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान। ये ध्यान दीजिए, देखिए इसको समझते हैं। जैसे Mg और O2 है, गिव्स है MgO। रासायनिक ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये बताता है हमारे को कि Mg और O2 का जितना द्रव्यमान है ना मिलाकर, वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। और द्रव्यमान कब बराबर होते हैं, द्रव्यमान तभी बराबर हो सकते हैं जब क्या हो, परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। हमने यही तो देखा है, हम परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है वो परमाणु संख्या को दर्शाता है पीरियोडिक टेबल में।
तो इस तरीके से अपन उनके मास को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए जैसे जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, यानी उसमें 2 परमाणु है, अगर उसका डबल कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, अपना द्रव्यमान निकल जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो अपन इसको धीरे धीरे समझेंगे, है ना। लेकिन अगर जिन बच्चों को अभी पता है तो वो ये याद उनको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं पता है वो ये समझ लीजिए कि दोनों तरफ समान होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए ये वाला जो समीकरण है ये तो असंतुलित है, और आपने सर कहा है कि संतुलित एक रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है, और अगर संतुलित नहीं होगा, जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक हम उसमें से नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। तो ये समझने के लिए कि एक असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से बदला जाता है, उस चीज को समझने के लिए अपन को अपनी नोटबुक में चलना पड़ेगा। तो चलिए अपन इसको नोटबुक में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, है ना। यही तो अपना प्रश्न था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक बात को बहुत अच्छी गहराई से समझेंगे, हबड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। कोई भी समीकरण हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसका कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उसको संतुलित किस विधि द्वारा किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। अब जब अपन हिट एंड ट्रायल विधि को समझ लेंगे तो अपन ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अपने पास एक रासायनिक समीकरण है Fe यानी होता है आयरन प्लस H2O यानी कि जल, Fe3O4 प्लस H2, है ना। ये अपन को एक रासायनिक समीकरण दे रखा है और इसको अपन को क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे करेंगे संतुलित, एक एक चरण को अपन बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए चरण नंबर 1 जो है आपका, उसको ध्यान से पढ़िएगा। चरण नंबर 1 जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा। चरण नंबर 1 लिखा हुआ है। चरण नंबर 1 यानी स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। यानी कि ये जो आपके पास रासायनिक समीकरण है, इसके प्रत्येक तत्व यानी आयरन, H2O, Fe3O4 और H2 के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान दीजिएगा, समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अपन जो भी संतुलित करने की जो प्रक्रिया होगी उसके दौरान बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए ये जो समीकरण था इसको अपन ने इस तरीके से बॉक्स बना लिया इनके चारों ओर, ठीक है। ये चारों ओर अपन ने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये करना है। ये चीज़ अपन स्टार्टिंग में ही समझ रहे हैं, इतना धीरे धीरे और हर एक डिटेल में। आगे जाकर मैं आपको इसकी फास्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको देखते ही आप इसको संतुलित कर लेंगे, है ना। लेकिन पहले अपन को इसको थ्योरेटिकल रूप में पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा चरण नंबर 1 स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पर, यानी चरण नंबर 2 पर। चरण नंबर 2 क्या है, असंतुलित समीकरण 1 में, यानी ये जो अभी भी असंतुलित ही है, ये अपन ने तो बस सिर्फ बॉक्स तो बनाया है ना। तो असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें जितने भी तत्व सम्मिलित हैं, उनके परमाणु की सूची बना लीजिए। मान लीजिए आयरन जो है इसके कितने परमाणु उपस्थित हैं इस पूरी रासायनिक समीकरण में, H2O में जो हाइड्रोजन तत्व है
इसके कितने परमाणु उपस्थित है, ऑक्सीजन तत्व जो है इसके कितने परमाणु उपस्थित है, इन सब की एक सूची बना लीजिए, है ना। तो इनकी एक सूची बनाते हैं अपन। देखिए अपन ने इनकी सूची बनाई, ये तत्व का कॉलम है, ये LHS यानी बाएं ओर के तत्व, बाएं ओर में परमाणु की जितनी भी संख्या है ना वो यहाँ आएंगी। RHS यानी RHS में उन्हीं तत्व की, जैसे तत्व है अपने पास आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो LHS में आयरन कितने हैं, एक है, देखिए एक ही है LHS में, ये LHS भाग है पूरा का पूरा। ये जो एरो है, एरो के LHS भाग ये है और RHS भाग ये है। तो LHS में आयरन जो है वो कितना है, 1 ही है, तो हमने LHS में 1 रखा। हाइड्रोजन LHS में कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 लिख लिया। इसी तरीके से RHS में देखिए जो आयरन है वो कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन है अपने पास 4, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। तो इस तरीके से अपन एक सूची बना ली स्टेप नंबर 2 के तहत। स्टेप नंबर 2 कहता है असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। अच्छा साहब बना ली है ना, सूची बना ली। अब थर्ड स्टेप क्या है उसको थोड़ा सा गौर करेंगे। थर्ड स्टेप है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक का हो या उत्पाद का। अब जिस एक ये बोल रहा है कि ये जो अपने पास रासायनिक समीकरण है ना, इसमें से ऐसे एक यौगिक को चुन लीजिए। यौगिक अपन जानते हैं दो तत्वों से मिलकर जो बनता है वो यौगिक होता है। तो जैसे कि एक ऐसे यौगिक को चुनना है जिसमें परमाणु की संख्या जो हो ना वो क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, सुविधाजनक ये होता है सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को इसी में दिख रही है, 3 और 4 7 है, इसके अंदर ही दिख रही है ये वाला यौगिक, तो ये वाले यौगिक को ले लेंगे अपन, है ना, मेरे हिसाब से। देखिए सबसे पहले अपन कौन सा यौगिक लेंगे, Fe3 और O4, है ना, ये वाला लेंगे। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा Fe3 में भी Fe जो आयरन है इसके 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, है ना। देखो अगर ये वाली टेबल भी आपको दिख रही है ढंग से, तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा LHS में सबसे ज़्यादा 2 यानी हाइड्रोजन है, और RHS में सबसे ज़्यादा किसके हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं। तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, है ना। LHS और RHS दोनों में 4 करेंगे, यहाँ पर 4 है तो LHS में 4 करेंगे, है ना। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले एक क्या बनानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की एक टेबल बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके की, है ना। ये कुछ इस तरीके की अपन को टेबल बनानी है। इसके अंदर यहाँ पर लिखना है ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। ऑक्सीजन के परमाणु लिखना है अपन को, क्या करना है, ऑक्सीजन के परमाणु लिखना है। अब देखिए प्रारंभ में H2O में, अभिकारक में अगर देखेंगे अपन, ये अपना अभिकारक है ना, ये अपनी अभिक्रिया है, यहाँ ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो देखिए ये अपने रासायनिक समीकरण है, इसमें अभिकारक का जो एरिया होता है वो ये वाला होता है। अब इसमें देखिए H2O में अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 है कि नहीं है, 1 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और उत्पादों में अपने पास यौगिक था Fe3O4, तो Fe3O4 में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। क्या दिख रहा है क्या सब बच्चों को, ये देखिए Fe3O4 में जो उत्पाद में है उसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। तो अपन को तो कितना चाहिए, अपन को या उत्पाद में 4 है, उत्पाद में 4 है तो अभिकारक में भी कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो संतुलित करने के लिए अपन को ये जो 1 है ना, ये जो 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या करा अपन ने उसको एक बार मैं आपको यहाँ इस पर भी करके दिखा देता हूँ। देखिए अपन ने कुछ नहीं करा है, ये अपने पास था Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है ना। अपन ने सबसे पहले क्या करा, अपन ने सबसे पहले डिसाइड करा कि अपन ये वाले
यौगिक को लेंगे और इस वाले यौगिक में भी किसको लेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है 1। अभिकारक के इसमें देखें तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है 1, और अगर यहाँ पर देखें तो इस पूरे एरिया में यानी उत्पाद के एरिया में अगर देखें तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ रही है 4। अब अपन को यहाँ पर भी क्या करना है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी लानी है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी लानी है, 4 लानी है। तो 1 को मैं सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। मतलब इस पूरे यौगिक को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट है। क्या बात समझ में आ गया यहाँ पर इतना? चलिए, अब जब आपको इतना समझ में आ गया कि अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है ना। ये तो था अपन ने सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करा, ऑक्सीजन को अपन ने संतुलित किया। अब जैसे ही अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित करा तो अब अपन ऑक्सीजन से जंप मारकर, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8 हैं। कितने हैं, 8। यहाँ पर है हाइड्रोजन 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो अपन को यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 लाएंगे। तो यहाँ पर 8 कैसे बनेगा, अगर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीधे सीधे मेरे पास 8 आ जाता है। तो यानी इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो गया। ये भी दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गया और ये भी अपना इक्वल हो गया। अब बात आती है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब आती है आयरन की बात, यानी Fe की। तो Fe यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है Fe3। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है भाई। तो आप बताओ इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 1 ही आ रहा है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 3 आ रहा है यानी उत्पादन के एरिया में 3 आ रहा है, तो अपन को अभिकारक में भी 3 ही लाना है। तो सिंपल से अपन क्या कर देंगे, इसको 3 से इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अपने यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यानी Fe यहाँ पर लगेगा अपने 3, यहाँ पर क्या लगेगा, 3। तो ये इस तरीके से अपन ने क्या करा, इसको संतुलित करा। अब देखिए यहाँ पर भी Fe कितना है, 3 है, यहाँ पर भी Fe 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 × 1 4 है, यानी ऑक्सीजन कितना है, 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरीके से अपन ने इसको क्या करना सीखा, संतुलित करना सीखा। अब जब आप इसको संतुलित करना सीख ही गए हैं तो थोड़ा एक नोट है आपके लिए, उसको समझिए। नोट है कि यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, किसकी संख्या को, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते, है ना। बस हम जैसे कि हमने आगे की तरफ लगाया था ना 4 और ये ऐसे ही लगेंगे। जैसे कि H2O है, H2O में अपन को 4 से मल्टीप्लाई करा था अपन ने, तो 4 से मल्टीप्लाई करा था तो अपन ने क्या कर दिया, इसको सिंपल सा 4H2O लिख दिया। अपन को ऐसा नहीं करना कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी H8 और O4 हो गया। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना है अपन को। एक इस तरह से भी नहीं करना है कि यहाँ पर लिख रखा है भाई, अपन ऑक्सीजन को चेंज कर रहे थे तो H2O को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर, तो H2 को तो ऐसे ही रखा और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो H2O4 ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से नहीं करनी है अपन को गलतियाँ, ये आपको समझना है। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया हो कि किस तरीके से अपन समीकरण को सॉल्व करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। जैसे अपन ने स्टार्टिंग वाला जो था अपना, वो था Mg + O2 gives MgO। इस रासायनिक समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर Mg को सबसे पहले करते हैं अपन सॉल्व, है ना। तो Mg की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1 और यहाँ पर Mg की वैल्यू आ रही है 1,
चलो ये तो सॉल्व है, पहले से संतुलित है, बैलेंस्ड है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है 1। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। अब इस 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी इस MgO को पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब देखिए, अब ये तो MgO तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो Mg था, अब Mg यहाँ पर 1 था, तो ये भी 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरा ही यौगिक किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पर Mg की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एंड फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अपन को इस वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यानी यहाँ पर Mg जो है उसके आके लगाना पड़ेगा 2। तो ये अपना हो गया 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। क्या समझ में आ रहा है? ये है अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या आपके ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जो अपनी NCERT बुक है उसके अंदर कुछ अन्य बातें जो महत्वपूर्ण भी रखती हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। और जो भी नोट्स हैं, मेरी जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसकी मैं फ़ोटो खींच के उसकी PDF बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो ढंग से आप वीडियो को एंजॉय कर सकें, लेक्चर्स को एंजॉय कर सकें। वो बातें कौन सी मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने रासायनिक समीकरण को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है 2 बातों का। एक होती है भौतिक अवस्था और दूसरी होती है अभिक्रिया की परिस्थिति, कि अभिक्रिया वो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस परिस्थिति में हो रही है ना। इन 2 बातों को अपन को रासायनिक समीकरण जो होता है उसी के अंदर प्रदर्शित करना होता है ना। तो उस बात को आपको समझाना है, उस बात को आपको समझना है। तो देखिए, उसके लिए मैंने आपके लिए बना रखा है एक टॉपिक आएगा अपने भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, है ना। आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर कि G का मतलब होता है गैस। G का मतलब क्या होता है, गैस। L का मतलब होता है लिक्विड, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं द्रव। S का मतलब होता है सॉलिड, इसका मतलब होता है ठोस। AQ मतलब होता है एक्वस मतलब होता है जलीय, यानी कुछ ना कुछ जलीय होता है। यानी अपनी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व सम्मिलित है उनकी भौतिक अवस्था का मालूम होना अपन को जरूरी है। और उस भौतिक अवस्था को अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे Fe जो है, लोहा जो है, आयरन जो है, वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। तो हमने इसके छोटा सा S लगा दिया। इसी तरीके से जो H2O है, अब H2O जल भी हो सकता है, भाप भी हो सकता है, और भाप यानी कि गैस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है अपने, ठोस भी हो सकता है। तो इस अभिक्रिया में H2O किसकी भूमिका निभा रहा है, जल की निभा रहा है, गैस की निभा रहा है, या फिर ठोस की निभा रहा है। तो ये निभा रहा है गैस की, तो अपन ने यहाँ लिख दिया। Fe3O4 जो है वो निभा रहा है सॉलिड की, ये सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में है। H2 जो है वो गैसीय अवस्था में। तो आपको समझ में आया होगा कि पहली बात तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो थी भौतिक अवस्था, कि रासायनिक समीकरण में आपको भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है ना। और दूसरी मैंने बात करी थी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति की, कि वो किस परिस्थिति में हो रहा है ना। मतलब आसपास का तापमान क्या है, दाब क्या है ना, सूर्य प्रकाश प्रश्लेषण, क्या किसी उत्प्रेरक की सहायता ली गई है कि नहीं ली गई है, तो वो सब चीज़ें अपन को देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, है ना। पहले ही आपकी दे रखी ताप, है ना। पूरा NCERT के नोट्स हैं, एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अभिक्रिया की परिस्थितियाँ मतलब अभिक्रिया किस ताप पर हो रही है, दाब पर हो रही है, उत्प्रेरक पे हो रही है, ये बात भी आपको डिनोट करनी है। जैसे एक अभिक्रिया है अपने पास CO+2H2, यहाँ पर ये गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 340 ATM। 340 ATM का मतलब होता है 340 एटमॉस्फेरिक मास, यानी वायुमंडलीय दाब। ATM मतलब होता है दाब, यानी
340 दाब लग रहा है इसके ऊपर, यानी कि आसपास का जो परिस्थिति है, वातावरण है, उसमें 340 एटीएम रखा गया है, 340 का दाब रखा गया है। ये एटीएम दाब की यूनिट होती है ना। तो यहाँ पर परिस्थिति, एक परिस्थिति 340 की रख ली। अब यहाँ पर दूसरी इसमें दे रखा है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो यूज में लिया जा रहा है इस वाली अभिक्रिया में। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आपको पता है उत्प्रेरक किस काम में आता है? अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने और घटाने के काम में आता है ना। अगर किसी अभिक्रिया की स्पीड कम है तो उसको बढ़ाना है तो उसमें उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो अभिक्रिया की स्पीड तेज हो जाती है। अगर किसी अभिक्रिया की स्पीड तेज है उसको कम करना है तो उत्प्रेरक मिलाया जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो अपन ये जो एरो होता है ना, इसके ऊपर नीचे कार्य करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अब अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि एक रासायनिक समीकरण को, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब आपकी जो ये इस टॉपिक के लास्ट में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, बुक में आप अगर जाके देखेंगे तो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो उन प्रश्नों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो अपन को उन प्रश्नों के उत्तर भी देना आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये क्रियाकलाप 1.1 में से पूछा गया प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा और सटीक उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को साफ ना कर नहीं किया जाता है और उसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो वो नम वायु के संपर्क में रहता है, तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो क्या होता है, वो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर किसकी परत जम जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इससे क्या होता है कि जब अपन मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो वो जलता नहीं है, मतलब समस्या आती है उसको जलने में। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, अगर उस पर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड की किसी भी तरीके की परत जमी हुई है तो सबसे पहले रेगमार लिया जाता है और फिर उस रेगमार से उसको पूरा का पूरा ऐसे साफ किया जाता है ताकि उस पर से परत निकल जाए और जब अपन इसको जलाएं तो बहुत अच्छी तरीके से काम होवे। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका अपन ने उत्तर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये आपको कुछ वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उनको अपन को क्या करना है, संतुलित समीकरण में लिखना है। तो एक एक करके अपन इनको संतुलित समीकरण में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले अपन को हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, क्लोरीन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए और हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तब जाकर अपन इसको संतुलित कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है H2, हाइड्रोजन को H2, क्लोरीन को Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, गैस, क्लोरीन यहाँ पर गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड एक अम्ल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेंगे कि हाइड्रोजन गैस में तत्व जो है, तत्व ये पूरे समीकरण में तत्व कितने आ रहे हैं, एक तो H आ रहा है, एक Cl आ रहा है ना। एक तो H आ रहा है, Cl आ रहा है, H आ रहा है, Cl आ रहा है। तो अपन ने एक साथ लिख लिया LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर H कितने हैं, 2 हैं, राइट हैंड साइड पर H कितने हैं, 1 हैं। Cl में H कितने हैं, Cl में LHS में 2 हैं और RHS में 1 है। तो यहाँ पर अगर 1 को, यानी इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा, Cl2 ऐसा का ऐसा, HCl को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर ये काम हो गया अपना, है ना। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 और 2 आ जाएगा, तो ये अपना संतुलित हो गया, है ना। ये हो गया अपना। सेकंड अपन को दे रखा था क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको भी अपन को ऐसा ही करना है सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से करते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले अगर आप बुक है तो आप बुक भी निकाल सकते हैं, अगर पेन से अपन पेन कॉपी से करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है BaCl2 प्लस आपको दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है BaSO4, बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बात है, समझ में आई इतनी। ये अपना है। अब इसको अपन को क्या करना है, अपन को इसको संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी है उनको अपन लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर जो बेरिलियम है Ba है, Cl है, Cl आ रहा है, Al आ रहा है, S आ रहा है, सल्फर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना। यही आ रहे हैं अपने सारे के सारे। अब देखो यहाँ पर अपने LHS में, यहाँ LHS और यहाँ पर RHS बड़ी ही शानदार तरीके से समझेंगे। LHS में Ba कितने बार आ रहा है, 1 बार। कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ठीक है। Cl कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। Al कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। सल्फर कितनी बार आ रहा है, सल्फर आ रहा है 3 बार, क्योंकि इसका पूरे का थ्राइस है ना, ये पूरे का थ्राइस है। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, सल्फर से। तो ये कितना आ जाएगा, सल्फर 3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है, 3 4 जा 12, यानी ये 12 हो गया। LHS में ये है। RHS की स्थिति क्या है, इसमें यहाँ देखो बेरिलियम आ रहा है 1 बार, S आ रहा है 1 बार, ऑक्सीजन सॉरी बेरिलियम कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और S कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, S आ रहा है 1 बार, तो इधर आ गया। O कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो यहाँ लिख लो। Al कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और Cl कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो देखो ये तो बेरिलियम तो क्या है अपने सेम है। क्लोरीन यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। सल्फर यहाँ ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो अपन सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन कितना आ रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसको RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से यहाँ पर, तो ये 3 लिख देंगे सिंपल सा। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, सिंपल सा 3 लिख देंगे, क्योंकि अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा ना। अब जैसे ही अपन ने इस पूरे यौगिक को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो 3 हो गया, तो सल्फर भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये भी 3 हो गया एक तरीके से। तो ये देखो यहाँ सल्फर 3, यहाँ पर सल्फर 3, ठीक है। और यहाँ पर बेरिलियम भी 3 हो गया, यानी बेरिलियम जो था वो भी 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये तो संतुलित हुआ ही, सल्फर भी संतुलित हो गया, और यहाँ पर बेरिलियम 3 हो गया। अब यहाँ पर बेरिलियम 3 है RHS में, और LHS में 1 है। तो यहाँ पर भी 3 करने के लिए अपन ने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही अपन ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। बातें क्लियर हो गई। और यहाँ LHS में जो क्लोरीन है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ पर ये 6 हो गया। अब यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ अपने क्लोरीन आ रहा है यहाँ पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो ये लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही अपन ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। देखना बहुत अच्छी तरीके से समझना, है ना, तरीका वही है सिर्फ। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ तो 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। तो ये अपना क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया पूरा का पूरा, इसी तरीके से। इस तरीके से आप करोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और करते हैं इसका सॉल्व।
अब देखो इसका जो थर्ड वाला दे रखा है ना, वो दे रखा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख देंगे, सोडियम का जो होता है वो होता है Na प्लस जल होता है H2O, गिव्स है अपने पास NaOH प्लस H2। बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर देखो Na कितना है ना, Na यहाँ पर है 1, H कितना है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर Na कितना है 1, H कितना है 1 और 2 3, और ऑक्सीजन कितना है अपने पास, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, अपने हाइड्रोजन की तो दिक्कत है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर किसी को भी एक को अपन क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या जो ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, यानी कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। यहाँ 2 हो गए और यहाँ पर 2 हो गए, यानी 4 हो गए। एक तरीके से लिखेंगे नहीं, बस यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन, RHS में 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन अगर 4 करने तो यहाँ पर भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में अपन ने क्या कर लिया, Na को यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर Na भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर जो अपना ऑक्सीजन है वो भी कितना, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम हो गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी सेम हो गए, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, Na में। तो Na यहाँ पर तो कितना है 2 और यहाँ पर 1 ही है, ये रहा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्यों दिक्कत पाल रहे हो। तो ये लो भाई, यहाँ पर 2Na हो गया, तो अपना जो संतुलित समीकरण हो गया वो क्या है, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये अपना संतुलित समीकरण हो गया। बातें क्लियर हुई। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन है। देखिए बाकी के जो इसके 2 नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ इस तरीके का है। तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा अपना क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। ठीक है ना, इस लैंग्वेज को अपन को ढंग से समझना है। तो जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में है तो जो बेरियम क्लोराइड होगा वो लिक्विड ही होगा, तो बेरियम क्लोराइड लिख दिया अपन ने, इसका सूत्र होता है। तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी जो सोडियम सल्फेट है वो विलयन में है, किसमें है, विलयन में। और विलयन को अपन एक्वस यानी AQ से लिखते हैं, AQ मतलब होता है जलीय, तो सोडियम सल्फेट का लिख लिया अपन ने यहाँ पर सोडियम सल्फेट करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील यानी BaSO4 सॉलिड में अपन ने बना लिया, इसको लिख लिया। तो ये चीज अपन ने लिख लिया। अवक्षेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अक्षेप बनाते हैं, तो ये लिख लिया अपन ने। इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में है तो एक्वस हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र ये रहा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एक्वस आ गया। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl AQ का विलयन तथा जल बनाते हैं, ये ले जल बना दिया। तो इस तरीके से अपन ने अपना जो स्टार्टिंग का 1.1 टॉपिक था रासायनिक समीकरण, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा। अगर किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है तो आप निसंदेह तौर पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो कर सकते हैं आप कमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।